आइए सुनते हैं कर्नाटक का ये दिल दहला देने वाला केस, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। साल था 2003। दक्षिणी कर्नाटक के एक शहर में महिला टॉयलेट के बाहर भीड़ लगी हुई थी। लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन अंदर से दरवाज़ा बंद था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। पुलिस आई, दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर का नज़ारा देखकर हड़कंप मच गया। अंदर एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। उसकी उम्र 30 साल के करीब लग रही थी। महिला की शक्ल देखकर लग रहा था जैसे वो किसी शादी में जाने के लिए तैयार हुई हो, लेकिन शरीर पर कोई भी जेवर मौजूद नहीं थे। पुलिस तहकीकात शुरू करती है, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिलता जिससे पता चलता कि यह हत्या थी या आत्महत्या। अभी कुछ महीने बीते ही थे कि उसी शहर के एक और टॉयलेट से एक महिला की लाश मिलती है। इसकी भी उम्र 30 साल के करीब लग रही थी। सजी सवरी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी शादी में जाने के लिए तैयार हुई हो। इसके भी शरीर पर कोई जेवर मौजूद नहीं था। इसी तरह साल बीतते गए, लेकिन टॉयलेट से महिला की लाशें मिलने का सिलसिला जारी रहा। 2009 आते आते कर्नाटक में 20 महिलाओं के लापता होने और बाद में उनके शव मिलने की पुष्टि हो चुकी थी। ये केस पुलिस के लिए एक पहेली बन चुका था। वारदात में समानताओं के आधार पर कड़ियां जोड़ी गईं और ये साफ हो गया कि इन सभी हत्याओं का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। सभी महिलाओं की लाश अलग अलग बस स्टैंड के पास किसी टॉयलेट से ही मिलती थी। सभी महिलाओं की उम्र 25 से 30 साल के बीच थी। सभी ने अच्छी साड़ियाँ पहनी हुई थी, लेकिन शरीर पर कोई भी गहने मौजूद नहीं होते थे। ये देखकर ऐसा लगता था कि उनसे लूटपाट की गई है। तफ्तीश आगे बढ़ती है, लेकिन इस केस ने तेज़ी तब पकड़ी जब 16 जून 2009 को बंटवाल इलाके से एक 22 साल की लड़की लापता हो जाती है। इस मामले में दो समुदाय के लोग आमने सामने आ जाते हैं। लव जिहाद का मामला समझा जाने लगा। आरोप लगा कि दूसरे समुदाय का युवक लड़की को भगा ले गया। पुलिस स्टेशन को लोग घेर लेते हैं। सभी महिलाओं के फ़ोन खंगाले जाने लगे। तभी एक और युवती के बारे में पता चलता है और वो भी लापता पाई गई। एक एक करके 19 महिलाओं के लापता होने की लिस्ट तैयार हो गई, जिनकी बाद में लाशें पाई गई थी। जब सभी महिलाओं की कॉल डिटेल की गहराई से जांच की गई तो एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। सबका कनेक्शन किसी न किसी तरह से मंगलौर के एक गांव से निकल रहा था। इस गांव से उन सभी लड़कियों को फ़ोन किया गया था। ऐसे में पुलिस ये मानकर चलने लगी कि शायद इन हत्याओं के पीछे लूटपाट या कोई गैंग शामिल है, जो विरोध करने पर महिलाओं को मौत की नींद सुला रहा है। तभी पुलिस के हाथ ऐसा सुराग लगता है कि डिपार्टमेंट में खलबली मच जाती है। दरअसल एक लापता लड़की के फ़ोन पर घंटी बज उठती है और कोई फ़ोन पर हेलो कहता है। पुलिस जांच में पता चलता है कि उस फ़ोन को धनुष नाम का एक लड़का चला रहा था। कड़ी पूछताछ पर उसने बताया कि उसको ये फ़ोन उसके चाचा मोहन कुमार ने दिया है। अब पुलिस को तलाश थी मोहन की। आखिरकार कुछ ही घंटे बाद उसे मंगलौर के पास डेरलाकट्टा गांव में पकड़ लिया जाता है। उस वक्त वो अपनी तीसरी पत्नी के घर पर मौजूद था। पुलिस की पूछताछ में वो एक एक कर सारे राज उगलता है तो कर्नाटक समेत पूरे देश के लोग सन्न रह जाते हैं। उसने बताया कि सबसे पहले वो अपने शिकार की पहचान करता था। ये आमतौर पर गरीब घरों की लड़कियां होती थी जो जहेज न देने के कारण शादी नहीं कर पाती थी। वो उनसे किसी बहाने से दोस्ती करता, उनको अपना नाम गलत बताता और सरनेम वही बताता जो लड़की का हो, ताकि शादी में कोई अड़चन ना आए। वो उनको बताता कि वो सरकारी टीचर है। ये बात कुछ हद तक सच भी थी। मोहन पहले प्राइमरी स्कूल में टीचर रह चुका था। धीरे धीरे वह उनका भरोसा जीतता और फिर सही वक्त देखकर वह उनके सामने घर से भागकर शादी करने का प्रस्ताव रखता। साथ में वो गहने रखने की भी बात कहता। सब कुछ किसी फिल्मी स्टोरी की तरह सीन दर सीन चलता। महिला शादी के लिए घर से भाग जाती। किसी बस स्टैंड पर वो महिला से मिलता, पास के किसी सस्ते होटल में उसे ले जाता। सुबह होते ही मंदिर में शादी की चर्चा की बात होती। वह महिला को बहला फुसलाकर उसी रात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। अगले दिन वो महिला से शादी के लिए तैयार होने का कहकर खुद वहां से ये कहकर निकल जाता है कि वो फलां बस स्टैंड पर उससे मिलेगा, वो वहीं आ जाए। महिला उसी होटल में दुल्हन की तरह सजती संवरती है।
महंगी साड़ी, फूलों का गजरा, चमचमाती चूड़ियाँ और जेवर वगैरह पहनकर वो दुल्हन बनी मोहन के बताए हुए बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। बातों ही बातों में मोहन अपनी जेब से एक टैबलेट निकालता है और महिला को प्यार से कहता है कि रात में जो हुआ उसकी टेंशन मत लो, ये गोली खा लो। कुछ पूछने पर वो प्यार भरी बातों से महिला का दिल बहला देता है। आगे वो कहता है कि टॉयलेट में जाकर वो ये टैबलेट खा ले, फिर मंदिर में जाकर शादी करेंगे। उसी दौरान वो महिला के गहने भी उतरवा लेता है कि इसके टॉयलेट में क्या ज़रूरत है। महिला अगर टॉयलेट जाने की बात पर एतराज़ करती या वहीं टैबलेट खाने की बात करती तो वो कहता कि शायद दवा खाने के बाद कोई दिक्कत हो, इसलिए कह रहा हूँ कि टॉयलेट में ही जाकर दवा खाओ। महिला उसकी बातों में आकर टॉयलेट जाती, अंदर से दरवाज़ा बंद करती और जैसे ही वो टैबलेट खाती उसकी तबीयत बिगड़ जाती और कुछ ही सेकंड में वो टॉयलेट के फर्श पर तड़प कर दम तोड़ देती। मोहन तब तक वहाँ खड़ा रहता जब तक कि वहाँ हंगामा या भीड़ न जुट जाती हो। मौत की बात कंफर्म होने पर वह होटल वापस लौटता, महिला से जुड़ी सारी निशानियां नष्ट कर देता और खुद गहने लेकर रफू चक्कर हो जाता। ऐसे ही उसने सभी महिलाओं के साथ किया था। पुलिस को उसके घर से जहर, नकली पहचान पत्र, अलग अलग नामों के विजिटिंग कार्ड्स, सोने की ज्वेलरी और कई सारे मोबाइल फ़ोन मिले। साथ में एक डायरी भी मिली जिसमें उन सारे नामों का ब्यौरा था जिन्हें वो शिकार बनाता था। उनमें ऐसे नाम भी लाल अक्षरों में लिखे थे जो मोहन के जाल में नहीं फंसी थी। पुलिस को अंदाज़ा था कि मौका मिलने पर वो उनके साथ भी कोई गलत हरकत ज़रूर करता। 20 महिलाओं की हत्या और उनके साथ दरिंदगी करने वाले इस दरिंदे का असली नाम आनंद कुलल है। गिरफ्तारी के बाद इसे साइनाइड मोहन के नाम से जाना जाने लगा क्योंकि उसने सभी महिलाओं को साइनाइड जहर देकर ही मौत के घाट उतारा था। साइनाइड हर जगह आसानी से नहीं मिलता। इसे पाने के लिए मोहन ने खुद को ज्वेलरी से जुड़ा हुआ बताया और एक मेडिकल डीलर से साइनाइड खरीदा। बता दें कि साइनाइड का उपयोग आज भी बहुत सी ज्वेलरी शॉप पे ज्वेलरी साफ करने के लिए होता है और मोहन के नाम से इसलिए जाना गया क्योंकि वो हर लड़की से मिलने के दौरान अपना नाम बदलता था, लेकिन मोहन नाम उसने कई बार इस्तेमाल किया था। अजीब बात यह थी कि मोहन कुमार कोर्ट में अपना केस भी खुद लड़ रहा था। आखिरकार साल 2013 में मंगलौर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे कई हत्याओं का दोषी माना और फांसी की सज़ा सुनाई।